तो बच्चों अब तक हमने मेंसुरेशन में पिछली क्लास में हमने टोटल जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था मेंसुरेशन का कि क्या हमें 2D में क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। और अभी तक हमने कुल जो है एक ही क्वेश्चन किया और साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन ट्राइंगल की हमने शुरुआत की थी, उसमें कितने ट्राइंगल हमें पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्वेश्चन तुमने कर लिया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो ये बताओ अब जितने भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो सब चीज, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे ना कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और तुम्हारा स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन सबके समझ में आया, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8B14 है तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ट्रायंगल के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट नोट करके लिख लो या कंसेप्ट करके लिख लो। कंसेप्ट क्या है वो समझिएगा, ठीक है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ ही तुम्हें कंसेप्ट भी बताऊं और साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊं ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिएगा इसमें लिखिएगा किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा, किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा, किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा, किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा हमेशा, कोई एक भुजा हमेशा यानी कि कोई भी त्रिभुज हो उसकी कोई भी एक सिंगल साइड, क्योंकि त्रिभुज में 3 साइड होती है ना, और कोई भी एक सिंगल साइड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि कोई भी एक भुजा हमेशा बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी तथा बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी तथा योगफल से छोटी होती है, योगफल से छोटी होती है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझ रहे हैं। मान के चलो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल क्या है A, B और C है, ठीक है। तो A के सामने की साइड क्या होगी A और B के सामने की साइड क्या होगी B और C के सामने की साइड क्या होगी C। तो मैंने कहा कि त्रिभुज की कोई भी एक सिंगल साइड, बाकी जो शेष बची दो भुजाएं होंगी उनके अंतर से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी और योगफल से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। मान के चलो हमारे पास 3 साइड है A, B और C। अगर मैं A साइड की बात करूं तो जो A साइड होगी यानी कि ये वाली जो साइड होगी ये B और C दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी, दोनों भुजाओं के अंतर से B और C। अब हमें ये नहीं पता कि C बड़ी है कि B, तो इसलिए मैंने डिफरेंस का साइन लगाया, तो B डिफरेंस C इससे बड़ी होगी और इन्हीं के योगफल से क्या होगी भाई, छोटी होगी, B प्लस C से छोटी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार अगर मैं B की बात करूं तो B साइड हमारी ये है, तो बाकी दो भुजा कौन सी है A और C, इन दोनों के अंतर से ये बड़ी होगी और इन दोनों के योगफल से ये क्या होगी, छोटी होगी। तो यानी कि A और C के अंतर से क्या होगी, बड़ी, और A और C के योगफल से क्या होगी भाई, छोटी। A और C के योगफल से क्या होगी, छोटी। A और C के योगफल से छोटी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साइड C की, साइड C हमारे पास ये है, तो जो साइड C है ये जो भुजा होगी, बाकी दो भुजाएं A और B बची हुई है ना, तो A और B के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी और योगफल से क्या होगी भाई, छोटी। A प्लस B से क्या होगी, छोटी। तो ये बात बताओ तुम्हें समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कभी भी कोई त्रिभुज बनाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बात समझ में आई। अगर ये वाली कंसेप्ट जो तुमने समझा भी, ये अगर नहीं है तो कोई भी त्रिभुज बनाना पॉसिबल भी नहीं है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है तुम्हें कि कोई भी एक सिंगल भुजा हमेशा बाकी दो भुजा के अंतर से बड़ी होगी और योगफल से हमेशा छोटी होगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8B14 है, तो ये जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमें 8B14, तो 3 भुजाएं हमारे पास, एक 8 है और एक B है और एक 14 है, तब निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो हमारे पास ये पता है कि दो भुजाएं हमें दे रखी है 8 और 14, तो B के बारे में हमें पता करना है, ठीक है ना। तो जो B होगा ना, B
वो 8 और 14 बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी है, तो 8 और 14 से तो बड़ी, यानी कि 8 और 14 का अंतर कितना आ गया 6, तो 6 से तो बड़ी होगी, और योगफल कितना होगा 8 और 14 का 22, तो यानी कि 22 से छोटी होगी, तो जो भी ऑप्शन ये होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब होगा। ये बताओ अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें इस बारे में पता है, इस कंसेप्ट के बारे में पता है, तो तुम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। चलिए नोट करो फटाफट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, तो बताइए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी भुजाओं का अनुपात 4:5:6 दे रखा है, तो त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या न्यून कोण त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो किसी बच्चे का जवाब आया क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर दे रहे, तुम्हारा सबका गलत जवाब है, ठीक है ना। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन बी न्यून कोण त्रिभुज सबका यही है। कितने बच्चों का है ये, हाथ खड़े करके बताओ, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज बिल्कुल सही है। देखिए इस टाइप के 3 सवाल बनते हैं। कई बार सवाल में पूछता है कि कौन सा त्रिभुज होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, या फिर कई बार अधिक कोण त्रिभुज होगा, या फिर समकोण त्रिभुज होगा। तो 3 तरह के यहाँ पे कंसेप्ट है, वो 3 तरीके कंसेप्ट को तुम्हें समझना है, ठीक है। तो एक बार लिख लो इसको, कंसेप्ट को भी, कॉन्सेप्ट को लिख लो पहले एक बार, ठीक है। लिखेगा, देखिए एक डायग्राम बना लो पहले। मान के चलो ये कोई हमारा त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज A B और C है। A के सामने की साइड A होगी, C के सामने की साइड C और B के सामने की साइड B। क्लियर होगी बात। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एंगल ये है ना C, ये एंगल C क्या है, लार्ज है, सबसे बड़ा है ना, लार्जेस्ट है। तो इफ एंगल C क्या है भाई, लार्जेस्ट, एंगल C क्या है, सबसे बड़ा है। और तुमने पिछली क्लास में ये बात समझी थी कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो भी होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, उसके सामने की साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर एंगल C लार्जेस्ट है तो इसके सामने की साइड कौन सी, C, तो क्या होगा, देन साइड C, साइड C क्या होगी, वो भी क्या होगी भाई, साइड C लार्जेस्ट होगी कि नहीं, वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्लियर होगी बात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब देखिए हमें पहचान कैसे होगी कि ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर ये त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। हमें पहचान कैसा की वो समझना है, ठीक है। तो लिखेगा, देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है, केवल फोकस कर रहे हैं सबसे बड़ी भुजा पे, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, C। यदि C स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से छोटी है, क्या है भाई, से छोटी है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी है, तो त्रिभुज होगा कैसा, न्यून कोण। त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बना पहला, ये भाई पहला कंसेप्ट हुआ हमारा, ठीक है। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है भाई, छोटी है, तो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज ये है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है, तो कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि C स्क्वायर अगर बड़ा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसी के सामने लिख दो अधिक कोण त्रिभुज। एक ही ट्रायंगल से मैं तीनों कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। तो त्रिभुज होगा भाई अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है भाई बात यहां तक, ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट क्या हुआ, तीसरा कंसेप्ट है भाई ये कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो क्या होगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। यानी कि C स्क्वायर अगर गलती से बराबर हो जाए किसके, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो त्रिभुज होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो इधर ही लिख देता हूं समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज। ये बताओ ये तीनों बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या बोला कि यदि कोई त्रिभुज है हमारे सामने तो उसमें सबसे बड़ी जो भुजा होगी, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो त्रिभुज कैसा? न्यून कोण त्रिभुज। और यदि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा? समकोण त्रिभुज। क्लियर है भाई बात? ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है तो बताइए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो हमें करना क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लो सबसे पहले। 6 का स्क्वायर कितना भाई? 36। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो 16 + 25 कितना होगा? 41। और इधर है कितना? 36। ये बताओ छोटा है कि नहीं है? ये 36 41 से छोटा है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज कैसा हुआ? न्यून कोण त्रिभुज हुआ। यहां तक बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? क्लियर है भाई बात? जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा मेंसुरेशन उनके भी समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? क्लियर है बात एकदम? ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से, इस कंसेप्ट को नोट कर लो, साथ में क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए, अगर कितने बच्चों को नहीं आया अभी एक बार हाथ खड़े करके बताओगा कोई? आया नहीं बेटे? तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज कैसा होगा? 4 ऑप्शन है। समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो अभी अभी मैंने तुम्हें ये बात बताई कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो क्या कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी भुजा देख लो उसमें कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई? 17। तो 17 का स्क्वायर कितना? 289। 17 का स्क्वायर कितना भाई? 289। और बाकी दो भुजाएं कौन कौन सी? 8 है और 15। 8 का स्क्वायर कितना? 64। और 15 का स्क्वायर कितना? 225। अब 225 और 64 को जोड़ लोगे तो 289 आया ना, और इधर भी क्या है? 289। और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये बताओ सभी बच्चों के समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल से क्वेश्चन है। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन है, जिन बच्चों को इसके बारे में पता है कंसेप्ट के, उनके लिए आसान है, और जिनको नहीं पता तो वो क्वेश्चन को छोड़ के ही आना है। समझ रहे बात को? क्योंकि आसान और हार्ड जो बनाना है वो हमारे ही हाथों में है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। तो बताओ भाई कितने बच्चों का आंसर आ चुका? आंसर बताओ जल्दी से। समकोण त्रिभुज। कितने बच्चे कह रहे हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। समकोण त्रिभुज। जितने भी बच्चे समकोण त्रिभुज कह रहे हैं सारे के सारे बच्चे गलत हो। समझ रहे बात को? क्या है? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब भी गलत हो। अब ध्यान से सुनना, बस चुप रह के सुनना, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। देखो मुझे पता था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे गलती जरूर करेंगे, और वो तुमने गलती करी। अब गलती क्या करी उसी को समझना है। देखिए यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात, क्या दे रखा है भाई? ये ऊंचाइयों का अनुपात। ये ऊंचाइयों का अनुपात है। अगर ये ऊंचाई का अनुपात न बोलकर ये अगर तुमसे बोलता कि भुजाओं का अनुपात, साइड का रेशियो दे रखा होता, अगर ये साइड का रेशियो होता 3 4 5 तो मैं तुम्हारी बात मान लेता कि ये समकोण त्रिभुज होता। लेकिन ये क्या है? ऊंचाइयों का अनुपात है, ये साइड का अनुपात नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए सवाल में मैंने इस तरीके से दिया तुम्हें कि साइड का अनुपात न देकर हाइट का रेशियो दे दिया। क्लियर होगी बात? अब तुम्हें ये बात याद रखनी है हमेशा कि हाइट का रेशियो और साइड का रेशियो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि हाइट का रेशियो जो भी दे रखा होगा ना, साइड का रेशियो अगर तुम्हें निकालना है तो उसके उल्टे अनुपात में है। और अगर साइड का रेशियो दे रखा होगा तो उसके उल्टे अनुपात में किसका रेशियो होगा? हाइट का रेशियो होगा। बात समझ में आई? तो हमें हाइट का रेशियो दे रखा है। हाइट का रेशियो है भाई 3:4:5। तो हमें किसका रेशियो चाहिए? साइड का रेशियो चाहिए, साइड्स का रेशियो चाहिए। अब साइड्स का रेशियो चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा? उल्टा अनुपात। अब उल्टा अनुपात का मतलब क्या होगा भाई? 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। या फिर तुम एक काम कर लो, 3 4 5 का एलसीएम ले लो।
कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 को ना तुम 3 से डिवाइड कर दो, 60 को 3 से डिवाइड करोगे कितना 20, और 4 से डिवाइड कर दो 60 को कितना आ गया 15, और यहाँ पे 12, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12। तो जो ये रेशियो निकल के आया ये आया भाई हमारी साइड का रेशियो। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी, सबसे बड़ी जो साइड होगी उस पर फोकस करना है। सबसे बड़ी साइड बताओ कौन सी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, और बाकी दो बची भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना 225, प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 और 4 9, 4 2 6 और 1 369। ये बताओ ये 369 है बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, और ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है। तो बड़ा कौन है 369 की 400, तुम कहोगे सर 400। तो इसका मतलब कंसेप्ट के हिसाब से क्या था कि जब भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा तो त्रिभुज कैसा होगा, कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है कि अब सारी चीजें अच्छे से समझ पाए होंगे तुम, यहां तक बताओ कोई डाउट तो नहीं है। तो ये बात याद रखना है, हाइट और साइड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी बच्चे को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। CHSL के एग्जाम में नोट कर लिया तुमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है जो SSC CHSL 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर फिर से तुम्हारे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो गलत तो नहीं करोगे ना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब भी तुमसे पूछेगा ना त्रिभुज की परिवर्ती क्या है, तो ये तो हमें रेशो देगा या फिर हमें उसकी साइड के बारे में देगा, और हमेशा हमें फोकस जो करना है सबसे बड़ी साइड पर करना है। और अगर हाइट का रेशियो दे दिया या हाइट दे दी तो साइड तुम आराम से निकाल लोगे, उल्टा रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना भाई 36, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 9 कितना आ गया 25। तो 25 36 से क्या है छोटा है, इसका मतलब 36 बड़ा है। इसका मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी है। तो त्रिभुज कैसा हुआ, अधिक कोण त्रिभुज हुआ। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो ये जो बेसिक से क्वेश्चन हमारे चले हुए थे, जो हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन चला हुआ था ट्राइंगल का, उस पर हमने तमाम क्वेश्चन बेसिक से कर लिए, ठीक है। तो अब हमें ट्राइंगल में और आगे बढ़ना है जिसमें हमें समझना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, है ना। धीरे धीरे हम समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ये धीरे धीरे हम सारे ही ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपनी कॉपी पे तुम हेडिंग लगा दो ट्रायंगल, जल्दी से हेडिंग लगा लो ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें समझना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, अब बात को समझो भाई। यहाँ पे मान के चलो ये कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज A B और C है, क्लियर है बात। तो A के सामने की साइड क्या होगी A, और B के सामने की साइड क्या होगी B, और C वर्टेक्स के सामने की साइड क्या होगी C। मान के चलो हमने A वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी कि एक लंब डाल दिया, ठीक है ना। सामने वाली भुजा पर A से हमने क्या डाल दिया भाई, लंब डाल दिया, और इस लंब की ये AD डाल दिया, ठीक है ना, ये लंब डाल दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस AD लंब की जो हाइट होगी उसको मान लिया हमने H है, ये क्या है भाई H है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो। यानी कि अगर हमें बेस पता है और बेस के साथ साथ हाइट पता है तो हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के जरिए अपने क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है भाई 1/2, बेस क्या है, यहाँ पे बेस है BC और हाइट कितनी है AD, हाइट कितनी है AD, और 1/2 BC को हमने क्या लिखा A और हाइट यानी कि H। तो ये एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो एरिया इक्वल टू 1/2
ए इंटू एच। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। यही फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा किसका, किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो चाहे वो त्रिभुज कैसा भी हो, ठीक है ना। तो याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बार बोल के बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब मान के चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा यहाँ पे लिख रहा हूं एग्जांपल, इसका आंसर तुम मुझे निकाल के देना, ठीक है ना। मान के चलो ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी साइड कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से मैंने एक लंब डाल दिया जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ, एरिया कितना होगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर। भाई 1/2 बेस कितना है 20 है और हाइट कितनी है 8 है, तो तुम्हारा जवाब कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मान के चलो एक दूसरा एग्जांपल और दे दिया मैंने यहाँ पे, और एग्जांपल हमारा ये है कि ये कोई त्रिभुज है, हमें नहीं पता त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, हमें अभी तक कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, ठीक है ना। तो ये कोई त्रिभुज है ABC, ए बी और सी। मान के चलो ये है हमारी 20 सेंटीमीटर और ये हाइट हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर। और मैं अब तुमसे पूछ लूं कि भाई एरिया बताओ क्या होगा, एरिया जल्दी बताओ क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा सौरभ, एरिया क्या होगा, नहीं पता क्या होगा। देखो कुछ बच्चे गलती कर देंगे कि भाई हमें बेस पता है, ये बेस मान लो और ये हाइट है, लंब डाल रखा है, ठीक है। तो तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए कि जो बेस तुम लेकर चलते हो हाइट हमेशा उसी पर होनी चाहिए, हाइट हमेशा उसी बेस पर होनी चाहिए, यानी कि जो बेस होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है, उसी के संगत ऊंचाई लेनी है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे त्रिभुज के बारे में नहीं पता कि त्रिभुज कैसा है। अगर ये त्रिभुज समबाहु होता तो ये 20 होता, तो ये भी 20, ये भी 20, तो हमारा आंसर 100 हो जाता। बात समझ में आई। तो इसका मतलब अब हम बोलेंगे कि हमें बेस का नहीं पता, और अगर बेस का नहीं पता तो कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम जो है सक्षम नहीं है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। तो ये छोटी छोटी सी भी गलती नहीं करनी, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ ना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो जो ये हाइट है ना तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है, संगत ऊंचाई है किसके, इसी बेस के। जो बेस लेकर चलोगे, जो आधार लेकर चलोगे उसी के ऊपर हाइट होनी चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो एक तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। याद हो गया भाई सबके, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, याद हो गया सभी बच्चों के, ठीक है। अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, लिखिएगा जल्दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो यहां से हम पहले वाला जो ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं वो है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने समझा था पिछली क्लास में हमने केवल मोटी मोटी बात की थी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अलावा हमने कोई चर्चा समबाहु त्रिभुज में नहीं की थी। तो आज की क्लास में हम समबाहु त्रिभुज को ढंग से पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पहले एक त्रिभुज बना लो। ये मान के चलो त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखे इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है। लिखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, ये ऐसा लिखो, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान। इसका मतलब क्या हुआ कि AB बराबर BC बराबर CA, कि ये तीनों भुजाएं क्या है भाई आपस में बराबर है। तो लिख लो इस बात को, AB बराबर BC बराबर CA, और जब बराबर होती है तो हमने इसको A मान लिया। क्या मान लिया भाई, A मान लिया। ये भी क्या है, A है, ये भी क्या है, A है, और ये भी क्या है, A है। प्रत्येक भुजा समान है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
दूसरा पॉइंट होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण समान अर्थात 60 डिग्री, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी क्या होगा भाई, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर किसके, 60 डिग्री के। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके तुम्हारे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, समबाहु त्रिभुज के इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, समबाहु त्रिभुज में कितने वर्टेक्स है, त्रिभुज में 3 ही वर्टेक्स है ना, कोई भी मतलब कोई भी वर्टेक्स यानी कि किसी भी वर्टेक्स से, समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर, भुजा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब भुजा को, उस भुजा को लिखो ऐसा, उस भुजा को दो, उस भुजा को 2 समान भागों में विभाजित करती है, करता है, उस भुजा को 2 समान भागों में विभाजित, समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है, समान भागों में विभाजित करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं समबाहु त्रिभुज में, लेकिन हमें मेंसुरेशन के हिसाब से पढ़ना है, न कि ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है ना। वरना ये जो, जैसे कि हमने यहां से लंब डाल दिया ना, ये इस तरीके से हमने मान के चलो लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया 90 डिग्री है, समझ रहे बात को, ये एडी है, ये एडी साइड मान लिया हमने, ये एडी लंब डाल दिया। तो जो ये एडी लंब डाला ना, ये इस वर्टेक्स से डालना, तो इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा कौन सी, बीसी पर डालना, तो बीसी पर डाल दिया, तो बीसी भुजा को ये एडी जो है 2 बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये बराबर होगी बीडी बराबर किसके हो गया, डीसी के हो गया। क्लियर होगी बात, यहां तक यही बात की मैंने। इसके अलावा और भी क्या बात हो सकती है, उसके अलावा और भी ये बात हो सकती है कि जो ये हमने लंब डाला, ये इस एंगल का बाइसेक्टर भी होता है, इस एंगल का क्या होता है, बाइसेक्टर, यानी कि इस कोण का भी समद्विभाजक होता है, यानी कि ये 60 है तो 30-30 में बांट देगा, समझ रहे बात को। और क्या खासियत है, और खासियत है कि जो हमने लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना हमने, ये अपने आप में माध्यिका यानी कि मीडियन का भी काम करेगी, समझ रहे बात को। माध्यिका का मतलब है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है, माध्यिका। इसका मतलब यही लंब, ये भुजा समद्विभाजक भी कहलाएगा, लंब समद्विभाजक बोल सकते हो उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगा, समझ रहे बात को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, समझ रहे बात को। सब चीज यही है किसके अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर। क्लियर होगी बात। लेकिन हमें मेंसुरेशन के हिसाब से पढ़ना है, तो इतनी बात ये बताओ, 3 पॉइंट तो मैं समझ में आई क्या, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखिएगा, ये डायग्राम है हमारे पास, तो डायग्राम हमने बना लिया। डायग्राम में हमें पता है कि ये बीसी साइड क्या है, ए है। तो अगर ये एडी लंब इस भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये ए, तो ये बीडी की वैल्यू कितनी होगी, a/2, a/2 होगी। तो ये किधर होगी, ये भी कितनी होगी, a/2 होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा,
ये वाला ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल की, ए बी डी की, ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में इधर 90 तो उधर भी तो 90 होगा। तो ये त्रिभुज कैसा बना भाई, मुझे बता दो। ये समकोण त्रिभुज बना ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं बना। और जब मैंने ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में चर्चा की थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि ट्राइंगल दो प्रकार के होते हैं, एंगल पर आधारित, कोण पर आधारित और भुजाओं पर आधारित। तो कोण पर आधारित में मैंने तुम्हें एक समकोण त्रिभुज भी बताया था, और समकोण त्रिभुज में मैंने तुम्हें कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस वाले ट्राइंगल में, एबीडी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, बीडी, हाइट का काम कौन कर रहा है, एडी, और हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, ए। क्लियर होगी बात? और हमें क्या चाहिए, हमें ये हाइट चाहिए, हमें ये क्या चाहिए, हाइट चाहिए। क्लियर होगी बात? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दोगे तो क्या बचेगा, ऊंचाई बचेगी कि नहीं, मतलब ऊंचाई बचेगी कि नहीं। अगर कर्ण के स्क्वायर में से तुम आधार का स्क्वायर घटाओगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर, इधर लिख दो, कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर ए स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर ए बटे 2 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर बटे 4, ये घटा दोगे तो क्या मिलेगा, हाइट मिलेगी। और एच स्क्वायर बराबर होगा ये, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका वर्गमूल कर दूंगा। ये बात बताओ तुम्हें समझ में आई क्या, ये बात बताओ समझ में आई क्या? दोबारा बताऊं भाई, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें एबीडी में लगानी है, और एबीडी कहता है, एबीडी ट्राइंगल में जब पाइथागोरस लगाओगे तो आधार का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर किसके, हाइपोटेनियस यानी कि ए स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और हमें क्या चाहिए, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर किसके, ए स्क्वायर माइनस किसके, a/2 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बटा 4, ए स्क्वायर बटा 4। तो हमें तो एच चाहिए ना, एच स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एच चाहिए तो एच बराबर क्या करना पड़ेगा बताओ, वर्गमूल करना पड़ेगा कि नहीं। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बटा 4, और इसका क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे। बात समझ में आई? तो ये चीज मैंने यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट लिखी थी। क्लियर होगी बात? तो यहां तक समझ में आई बात। अब वहीं पे आ जाओ, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कम करोगे तो 3a स्क्वायर बचेगा, और 3a स्क्वायर बटे 4, और इसका करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसे ही तुम करोगे तो h बराबर क्या आ गया भाई, ये √3 बटे 2 a आ गया, क्या √3 बटे 2 a आ गया। और ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ ये हुआ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। मतलब बात समझ में आई क्या, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। क्लियर होगी बात? क्या है, √3 बटे 2 इंटू ए क्या थी, साइड थी, ए क्या थी, समबाहु त्रिभुज की साइड थी। समझ रहे बात को? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। क्लियर होगी बात? हमें क्या चाहिए, और इसे रफ कर रहा भाई मैं इधर से, हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए एरिया। किसका एरिया चाहिए, समबाहु त्रिभुज का एरिया चाहिए, समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एरिया, और एरिया का फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पे देखिएगा 1/2 बेस, बेस क्या है भाई बताओ, ये समबाहु त्रिभुज का बेस है ना बीसी, और बीसी की वैल्यू कितनी है, ए है ना। समबाहु त्रिभुज का बेस क्या होगा, ए, 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या निकाल ली हमने, अभी एच की वैल्यू निकाल ली ना, अभी एच हाइट है, एच की वैल्यू कितनी आई, √3/2 इंटू ए। मतलब बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से एरिया कितना निकलेगा, 2 दूनी 4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये एरिया का फॉर्मूला आ गया, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला आ गया भाई, क्या आ गया, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर, परिमाप। समझ रहे बात को, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखो, चाहे आकृति कोई भी हो, चाहे आकृति कोई भी हो, ठीक है ना। परिमाप का मतलब क्या होगा,
कि किसी एक पॉइंट से चलकर घूम फिर कर ना वापस उसी पॉइंट पर आ जाना। समझ रहे बात को? ये मान के चलो बी से चले हम, तो बी से सी चले, सी से फिर ए चले, ए से फिर बी चले। परिमाप का मतलब होगा तीनों भुजाओं का योगफल, चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, यानी कि एक बिंदु से स्टार्ट करो, घूम फिरकर वापस उसी पॉइंट पर लौटाओ, वही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। बात समझ में? परिमाप का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती। परिमाप आकृति पे डिपेंड करता है, आकृति कैसी है। एक जगह से चलो, घूम फिर कर वहीं पर आ जाओ, देख लो कितना चले तुम। तो तुम कहोगे सर बी से चले, ए चले, फिर ए चले, फिर ए चले, तो ए को कितनी बार चले? 3 बार चले, तो 3 हो गया ना परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? 3a। तो यहां लिख रहा हूं मैं परिमाप, इधर लिख रहा हूं भाई परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा? 3a। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है? क्या कह रहे? 3 पर कैसे चले? तुमने साइकिल उठाई, बी पॉइंट पर रख दी अपनी साइकिल, तो तुम चलो यहां से चले, कितना चले? ए चले ना, ए से बी से सी तक, ए लंबाई है ना, फिर सी से ए चलो, ए लंबाई ये है ना, फिर ए से बी चलो, ए लंबाई ये है ना, तो ए प्लस ए कितना हुआ? 3a। अरे ए को कितनी बार चला भाई? ए प्लस ए कितना हो गया? 3 नहीं हो गया क्या? आगे समझ में? ये छोटी छोटी सी बात पूछो जो तुम्हें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात? ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हैं इसको जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट कर लिया नोट। अब तुम्हें करना क्या है? एक जगह एक साथ लिख दो इनको, अपनी कॉपी में एक जगह लिख दो तीनों फॉर्मूले। ठीक है, लिखेगा। पहला फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया? एरिया लिखो पहले। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया? हाइट √3/2 इंटू साइड, ये साइड है भाई, भुजा है। ठीक है भाई। तीसरा फॉर्मूला क्या बताया? पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा? 3 इंटू साइड। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? तो समबाहु त्रिभुज के फिलहाल अभी मैंने कितने फॉर्मूले बताए? 3 फॉर्मूले बताए तुम्हें, तो नोट कर लो फटाफट। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले एक जगह लिखने हैं, मतलब एक बॉक्स में कैद कर दो। ठीक है ना? अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। ये नहीं कि मैं एक साथ तुम्हें सारा कंसेप्ट पढ़ाऊं और फिर बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जितना भी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं उसी के ऊपर पहले मैं प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है ना? ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहाँ पे नोट करना आगे सभी बच्चों का। ठीक है, जिसका नहीं आया वो देख लो भाई। यहाँ पे आया बेटे तुम्हारा? नहीं आया, देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना? एक बात तो तुम्हें याद रखना है कि जब भी क्षेत्रफल के बारे में जिक्र होगा तो उसकी यूनिट हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होगी, यानी कि वर्ग होगा वहां पे लिखा। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता है या मीटर स्क्वायर लिख सकता है। समझ रहे बात को? तो वर्ग सेंटीमीटर ये यूनिट होती है हमेशा क्षेत्रफल की। तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो एक बात याद रखना, पूरे मेंसुरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो चीज हमें वैल्यू के रूप में दी जाती है तो फॉर्मूला हमेशा उसी का लगाते हैं। समझ रहे बात को? तो हमें क्या दे रखा? त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही लगेगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लिख रहा √3/4 गुना साइड स्क्वायर, √3/4 गुना साइड स्क्वायर। तो लिख दो इसी के बराबर में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमने a मान ली तो a का स्क्वायर किसके बराबर है? 25√3 के बराबर है। 25√3 के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अब करना क्या है? √3 से √3 काट दो। ठीक है ना? तो a स्क्वायर बराबर किसके? 4 गुना 25 100 हो गया ना, और 100 का वर्गमूल करोगे, a स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगा, जो हमारा पहला ऑप्शन होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सिंपल से क्वेश्चन करा रहा मैं, पहले बेस बना रहा तुम्हारा। ठीक है ना? इसके बाद धीरे धीरे समबाहु त्रिभुज के बारे में अगला कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट क्या होगा कि जब समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी स्थित बिंदु से हम तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं, तो वहां पर भी मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगा समबाहु त्रिभुज के बारे में। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज
के अंतर्गत वृत्त भी बनेंगे, वर्ग भी होंगे। तो इसको मर्ज करने के बाद भी समबाहु त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी हम केवल बेस मजबूत कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज को स्टार्ट किया तो उसके बेसिक से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का हो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर दूं, ठीक है। आ गया कि नहीं? आ गया भाई भानु, तीनों आ गए, सबका आ गया भाई। देखिए जिसका नहीं आया वो ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि यदि त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो भुजा कितनी दे रखी? 16 सेंटीमीटर। किसकी? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है। तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए, हाइट पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है हाइट का, कौन सा? दूसरा। तो √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो फॉर्मूला लगाओ सीधा, √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी दे रखी? 16 सेंटीमीटर। 2 8 16, 8√3 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट होगी, यानी कि सी ऑप्शन। अब तुम सोच रहे होंगे कि इतने आसान सवाल क्यों करवाए जा रहे हैं। उसका कारण है, तुम्हारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना ऐसे सवाल आ रहे हैं। अगर मेंसुरेशन में सवाल आए तो ऐसे सवाल मिलेंगे तुम्हें। अब बहुत सारे बच्चे जो है मेंसुरेशन पढ़ कर जाते हुए कतराते हैं मेंसुरेशन से, तो उन्हें इन फॉर्मूला के बारे में पता नहीं, तो उनके लिए एक सवाल 2 नंबर का, तो उसके लिए तो बेकार है। समझ रहे बात को? उसके लिए हार्ड है। तो ये बहुत ही इजी है मेंसुरेशन, फालतू में जो है बच्चा डरता है इससे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं भाई, ठीक है। सभी बच्चों का आ गया? सभी बच्चों का आंसर आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो अब की बार क्या दे रखी है भाई? हाइट दे रखी है। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज की साइड का पता होना चाहिए कि नहीं। तो साइड कैसे निकलेगी? क्योंकि हमें हाइट दे रखी है। और मैंने तुम्हें कहा था कि मेंसुरेशन में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिस चीज की वैल्यू दे रखी हो ना उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दो, √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी है? ए किसके बराबर है? 2√3 के। तो यहां से √3 से √3 कटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 सेंटीमीटर। अगर ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो अब एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो 4 चौक 16, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है भाई? क्षेत्रफल आया। तो इसका मतलब आंसर जो हुआ हमारा वो सी ऑप्शन हुआ। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है भाई बात? आसानी से समझ में आ रहा ना सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मिटा दू उसको। देखिए भाई क्वेश्चन में कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 9√3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा त्रिभुज की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप ही होता है, पेरीमीटर ही होता है, ठीक है। तो त्रिभुज की परिधि ज्ञात करो। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है भाई? 3 इंटू साइड, यानी कि 3a। बात समझ में आई? यानी कि परिधि हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास त्रिभुज की साइड नहीं होगी, तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी। और मैंने तुम्हें कहा कि जो चीज वैल्यू के रूप में दे रखी हो उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? 9√3 के। √3 से √3 काट दोगे तो ए स्क्वायर बराबर किसके? 9 चौक 36, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 9 चौक 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। 36 का वर्गमूल कर दिया ना, तो 6। तो हमसे पूछ रहा है कि परिधि कितनी होगी? 3a। तो 3 इंटू 6 यानी कि 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर है, यानी कि ए ऑप्शन। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है? बिल्कुल बेसिक का सवाल चल रहे हैं अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेसिक का मतलब है तुम्हारी नींव मजबूत हो रही है, एक तरीके से बेस मजबूत हो रहा है। बेस मजबूत हो गए तो सवाल कितना भी मॉडरेट हो जाए तुम अपने आप कर लोगे सवाल को, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे मिटा दो इसको। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एरिया दे रखा है समबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, इसमें भी परिमाप पूछ रहे हैं। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 3 इंटू साइड, यानी कि हमें साइड चाहिए। लेकिन वैल्यू के रूप में जो चीज दे रखी होगी उसी का फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर बराबर किसके? 36√3 के बराबर। तो √3 से √3 कटेगा तो a की वैल्यू कितनी भाई? 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? 36 का 144, 144 का वर्गमूल कितना? 12, स्क्वायर रूट कर दिया। हमें निकालना है परिमिति, यानी कि परिमाप निकालना है। तो 3a यानी कि 3 इंटू
12 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। देखिए फ्री के क्वेश्चन है अगर पेपर में आते हैं, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो। बात समझ में आई? अब पेपर में तो हर टाइप का सवाल पूछता है ना, आसान भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। रफ कर दो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आया भाई, किसी बच्चे का जवाब है? 3 सेंटीमीटर, अभी तो 4 कह रहे हैं, किसी बच्चे का नहीं आया। अब चुप रहोगे, अब समझना है बस तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? बात को समझो भाई। मान के चलो ये हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी साइड अभी कितनी है? a सेंटीमीटर है। जब हमने प्रत्येक साइड में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी? 2 सेंटीमीटर की। तो जाहिर सी बात है जब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करोगे प्रत्येक साइड में तो त्रिभुज बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? a + 2 सेंटीमीटर। भाई समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, तो ये a + 2 है, तो ये भी क्या होगी? a + 2, ये भी a + 2 और ये भी a + 2। कोई दिक्कत तो नहीं, तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वृद्धि करने पर होगा क्या? इसके क्षेत्रफल में ना 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 2√3 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि वो a की वैल्यू पूछ रहा, a की वैल्यू। क्लियर होगी बात? तो मुझे ये बताओ, अगर इसके क्षेत्रफल में से मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या वो 2√3 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? a + 2 का होल स्क्वायर, माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। भाई √3/4 में कॉमन ले लूंगा, √3/4 इसमें भी था, इसमें भी था, कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। √3/4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a + b a माइनस b। अरे पढ़ा नहीं क्या तुमने? a + b a माइनस b वर्गों का अंतर, ये किसके बराबर होता है? a + b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इसके अंदर यही लग रहा कि ये a स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो जोड़ दो भाई, a + 2 + a कितना? 2a + 2। एक बार घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो a से a घटेगा, इंटू 2 ही बचेगा ना, और बाहर क्या बचेगा? √3/4। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है 2√3 के। ये बराबर किसके है? 2√3 के। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल हमने घटा दिया, किसके बराबर आ गया? 2√3 के। तो √3 से √3 कटेगा और यहां से 2 से 2 कटेगा, बोलो, और 4 उधर चला गया, तो 2a + 2 बराबर किसके? 4 के। ये 2 घटेगा उधर जाकर 2, तो 2a बराबर कितना? 2a बराबर कितना? 2। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? a की वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं आ गई, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? 1 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। ये बताओ समझ में नहीं आया क्या? कोई डाउट है? तो जैसा सवाल में कहा गया हो वैसा वैसे ही तुम्हें करना है। क्वेश्चन में कहा कि हमने भाई भुजा में वृद्धि कर दी, अब भुजा में वृद्धि कर दी तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल हमें माइनस करना है और बराबर रख देना है, बस यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया भाई? भाई सभी बच्चों के समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं? तो एक बार रिवाइज करते हैं फॉर्मूले। पहले ये बताओ, किसी भी त्रिभुज का स्टैंडर्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलो मेरे साथ, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। बात समझ में आई? अब बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a। क्या होगा? 3a। अगर, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजा के वर्गों के योग से छोटा हो तो त्रिभुज कैसा?
न्यून कोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा? समकोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो तो त्रिभुज कैसा? अधिक कोण त्रिभुज। यही पढ़ा हमने आज, है ना। और एक चीज और पढ़ी थी हमने आज की क्लास में कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी एक सिंगल साइड बाकी दो साइड के अंतर से बड़ी और योगफल से हमेशा छोटी होती है, सम से हमेशा छोटी होती है। अगर ये कंडीशन नहीं लगेगी ना तो कभी भी कोई भी त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में? कभी त्रिभुज बन ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो कल से हम जो है 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ में कंसेप्ट भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।